हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनित करियर हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फर्स्ट पार्ट जियो की, जिसकी और इसके हर एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। तो चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर को। ये क्लास 12th की आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। तो ये जो ज्योग्राफी है ये दो वचन से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफी, यानी जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो देख सकते हैं वर्णन करना। तो अब इसका मतलब यही है ज्योग्राफी का मतलब, जब हम पृथ्वी में, जैसे कि पृथ्वी पे जो तत्व है, मृदा, जलवायु, जल आदि इत्यादि, इन सभी का अध्ययन करते हैं या वर्णन करते हैं, तो इसे ज्योग्राफी कहते हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं लिखा भी हुआ है, पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन, उसी को ज्योग्राफी कहते हैं। तो इसकी चलते हैं और देखते हैं, जैसे कि इस शब्द का सबसे पहले एरिस्टोस्तेनी ने किया था। इसके लिए इसके ज्योग्राफी का पिता माना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे डिटेल के अनुसार है, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करेंगे भूगोल की, तो ये दो भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करें तो ये दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और एक हो जाएगा मानव भूगोल। मानव भूगोल तो भौतिक जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं, और मानव भूगोल जो कि 12th क्लास में पढ़नी है। तो हम लोग इस चैप्टर में मानव भूगोल को पे ही इस चैप्टर है और इसकी पूरी डिटेल में समझेंगे। तो जैसे देखते हैं, जैसे कि हम मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला यानी कि क सांस्कृतिक भूगोल, जिसे किसी भी देश की संस्कृति कैसी है यानी उसका तुलना करते हैं, उसी को सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं। ख जैसे कि नागरिक भूगोल, नगर की विशेषता को बताता है, जैसे कि नगर की विशेषता को कैसा है, क्या है, जानने के लिए नागरिक भूगोल का उपयोग करते हैं। अंग में देखते हैं जनसंख्या भूगोल, तो यानी कहाँ क्या है, कहाँ अधिक है, क्यों कम है, क्यों अधिक जनसंख्या, उसकी बारे में जानते हैं। आर्थिक भूगोल, अर्थव्यवस्था संबंधी किसी भी क्षेत्र की आर्थिक के बारे में हम लोग समझते हैं। सामाजिक भूगोल, जब हम समाज के बारे में जानते हैं, सोचते हैं और देखते हैं क्या है, कैसा है, उसे सामाजिक भूगोल में आता है। राजनीतिक भूगोल, जैसे कि राजनीति के बारे में जानना। और आवास भूगोल, जैसे कि लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किस स्टाइल में रहते हैं, वो सब जानना। चिकित्सा भूगोल, सुविधाजनक को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं? तो सुविधाजनक को हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं और चलते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अब यहाँ देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र को देखते हैं। तो देखा जाता है, तो मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र को अगर देखते हैं तो इसे तीन मेन कंटेंट है इसमें, जैसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सिद्धांत के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? नियतिवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा है नवनीतिवाद। तो नियतिवाद को हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं कि नियतिवाद क्या है। इसको जानने के लिए देखते रहिएगा। इसके डायग्राम से हम लोग पहले समझते हैं कि नियतिग्राम क्या है। जैसे कि डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ ये है और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मनुष्य है, इसके अंदर मनुष्य है। अब बाहर जो है ये सारे जो हैं पर्यावरण हैं, ये सारे जो है इसको कहते हैं पर्यावरण है। ये क्या है? पर्यावरण है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मनुष्य है वह पर्यावरण के कंट्रोल में है, यानी पर्यावरण जो चाहे वो मनुष्य को करवा सकता है। देख सकते हैं कि पर्यावरण जो चाहे वो मनुष्य के करवा सकता है। पर्यावरण जो क्या है, मनुष्य के कंट्रोल में है। तो आप डायग्राम से इसे समझ सकते हैं।
तो आगे देखते हैं, जैसे कि इस फर्स्ट इसकी पॉइंट को देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप के पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। जैसे कि देखते हैं, यानी पर्यावरण न हो तो मनुष्य न हो सकता है, मनुष्य न होगा। ऐसा कहा जाना है कि अगर पर्यावरण न है तो मनुष्य न होगा। ऐसे आप डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं कि यहाँ मनुष्य है, अगर बात करें यहाँ तो यहाँ मनुष्य है और बाहर जितने भी हैं ये सारे पर्यावरण हैं, जितने भी हैं ये सारे पर्यावरण हैं। और दूसरी पढ़ते हैं, नियतिवाद समानता मानव को एक निश्चित निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणिक कारकों से प्रभावित हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि नियतिवाद ऐसा पर्यावरण है, पर्यावरण जो कि महत्व देती है, जैसे कि पर्यावरण मनुष्य जो पर्यावरण की मुट्ठी में है। आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि मनुष्य को कौन कंट्रोल कर रहा है, पूरा पर्यावरण ही कंट्रोल कर रहा है। इस विचारधारा के मानने वाले मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता तथा जीवन प्रति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित मानते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, हम कह सकते हैं कि नियतिवाद ऐसा पर्यावरण है जो कि आप देख ही रहे कि मनुष्य जो है पर्यावरण की मुट्ठी में है, पूरी जो है मनुष्य पर्यावरण की मुट्ठी में है। इस विचारधारा का समर्थन अरस्तु, एरिस्टोटल और रीडरबर्ग आदि ने किया था। जो समर्थन करते हैं उसे मानते हैं पर्यावरण महत्वपूर्ण है, इनके नाम है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। जैसे दूसरा है संभववाद। संभववाद को अगर हम डायग्राम से समझेंगे तो देखते हैं यहाँ पे एक ये डायग्राम है और ये देखते हैं इसके अंदर क्या है, पर्यावरण, यानी पूरा अपोजिट होता है। ये पर्यावरण है और इसके बाहर देखते हैं पूरे चारों तरफ मनुष्य है, मनुष्य यानी कि कहा जाता है कि नियतिवाद और संभववाद दोनों अपोजिट यानी उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है। उसमें क्या है कि मनुष्य अंदर है, पर्यावरण बाहर कंट्रोल किया हुआ। इसमें क्या है कि पर्यावरण अंदर और बाहर से जो कि मनुष्य कंट्रोल किया हुआ है। तो इसे हम देख सकते हैं, संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति से रूप से घिरता है। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस विचारधारा के अनुसार नियतिवाद का यह सिद्धांत का मनुष्य प्रकृति का दास है अब स्वीकृत कर दिया गया है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृतिदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य चाहे तो पर्यावरण को तहस नहस भी कर सकता है, मनुष्य इसे बनाता वही है, तहस नहस भी कर सकता है। मनुष्य महत्वपूर्ण पर्यावरण नहीं, पर्यावरण महत्वपूर्ण की मुट्ठी में है। पर्यावरण जो है ये मनुष्य के मुट्ठी में है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इस देख सकते हैं कि पूरे जो उसमें जो कि नियतिवाद में उसका पूरा ये उल्टा, आप डायग्राम से इसे आराम से समझ सकते हैं। चलिए तो अगले बात करते हैं, नव निश्चयवाद की बात करते हैं। निश्चयवाद क्या है, देखते हैं नव निश्चयवाद क्या है। तो इसको देखते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं जैसे कि पर्यावरण है, ये क्या है, ये पर्यावरण है। ये बात करें इसकी तो पर्यावरण है और ये जो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी मनुष्य हैं। तो बात करें तो मानव और पर्यावरण और मानव हैं, तो ये दोनों इस पृथ्वी पे महत्वपूर्ण है। इस नव निश्चयवाद में कहा गया है कि ये दोनों क्या है, इस पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। इस विचारा का समर्थन करते हुए से ग्रिफलेटर ने कहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम से इसे हम समझते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये रेड लाइट पे जो कि ये रेड है, ये पीली है और ये जो हरी है। तो ये क्या कहता है, रुको, ये सोचो, चलो। यही बोलता है, रेड बोलता है रुको, पीली बोलती है सोचो और हरी बोलती है चलो। ठीक उसी प्रकार क्रिस्टोफर ने कहती है कि पर्यावरण या वृक्ष के क्षति नहीं पहुंचाओ, यानी कि ठीक उसी प्रकार ग्रिफिस्टर का कहना है कि पर्यावरण और क्षति को मत पहुंचाओ। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा भी है नवनिश्चित जिसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक निश्चयवाद की कहा जाता है। इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया का महान भूगोलवेत्ता ग्रिफ्टर हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ग्रिफ्टर के अनुसार उन्होंने नवनिश्चयवाद को क्या कहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया है। यही है जो निश्चयवाद का नाम भी दिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नवनिश्चयवाद क्या है। आप तीनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू की तरफ से। देखा जाए तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू की तरफ से, इसलिए आप इसे अच्छे से कीजिएगा। तो चलते हैं अगले और देखते हैं और कुछ यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसे कि आपने देखा तो वो सब्जेक्टिव है, और यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे देखते हैं कि मानव भूगोल। मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मानव और प्रकृति के विधियों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का जनक रेटजेल को कहा जाता है। ये आप देख चुके हैं पहले भी, रेटजेल का मानव का कहा जाता है। तो आगे देखते हैं इसको। इसकी कुछ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू के लिए, तो इसे हम अच्छी तरह से करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन को देखते हैं, भूगोल के जनक कौन थे? भूगोल के जनक कौन थे? तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इरोस्थोथेनीज, यानी ऑप्शन ए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, अगर आपने पहले अच्छे से देख ली होगी वीडियो तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो आप देख सकते हैं कि नव निश्चय का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर ने किया था। मानव भूगोल के जनक कहा जाता है। मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेटजेल, बी आंसर होगा। नवनिश्चितवाद से संबंधित कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं कि नवनिश्चितवाद से संबंधित कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी टेलर। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो सैम्पल, रेटजेल, ब्लड, हस्टिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं, रिटर, रेटजेल, कुमारी सैम्पल, टेलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारी सैम्पल। भौगोलिक विचारधाराएं को कितने भागों में बांटा गया है? तो देख सकते हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते और देखते हैं। निम्नलिखित भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? तो यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग अगर अच्छे से देखे होंगे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक भूगोल, यानी ए। संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है? तो आप ये देख सकते हैं, अगर इसे भी आपने सही से किया होगा तो आप इसके आंसर भी बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है? तो इससे भी देखते हैं, अगर आपने किया होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा के चट्टान पदार्थों के नमूने। तो ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और सब्जेक्टिव भी सारे जो जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोगों के लेके आऊँ। चलते हैं, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।